आज हम लोग बात करेंगे भारत में कोल्ड स्टोरेज का जो कारोबार है वो कैसा है, उसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज जो है वो कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। कि जब आप ये बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं कोल्ड स्टोरेज के बारे में, तो सबसे इम्पोर्टेंट है लोकेशंस। उसके अलावा दोस्तों देखिए, हम बात करते हैं बिजनेस मॉडल के ऊपर। अब जो थर्ड पॉइंट आएगा मेरे हिसाब से वो है लैंड एरिया। दोस्तों, ये हमने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू सारी चीज़ें ध्यान में रख के हमको लैंड सिलेक्शंस और कोल्ड स्टोरेज का डिज़ाइन करना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों हमको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम कोल्ड स्टोरेज बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जरूरी जो लाइसेंसेस हैं, तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम कौन सी प्रोडक्ट को ध्यान में रख के स्टोरेज डिज़ाइन करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, लेह लद्दाख में काफ़ी भारत सरकार है सपोर्ट कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए कोल्ड स्टोरेज की जहाँ की बहुत कमी है। तो उसके अलावा दोस्तों एक आपको हमेशा एक ध्यान रखना है, जब आप टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करते हो तो आपको ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे कंपोनेंट सिलेक्ट करने हैं कि जिससे आप जो प्रोडक्ट स्टोर करते हैं वो लंबे टाइम तक बहुत अच्छी कंडीशंस में रहे और मिनिमम लॉसेस पे वो बाहर आए। उसके अलावा दोस्तों हम ये देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑपरेशनल कॉस्ट। उसके अलावा दोस्तों जैसे हमने आज इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, सारी चीज़ें रेडी हो गई, तो फिर हमको एक इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी वो है मार्केटिंग। और ये अब सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है दोस्तों वो है कि इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे मिल सकता है। अब दोस्तों अलग अलग राज्यों में दोस्तों 35 से लेकर 50% तक की कैपिटल सब्सिडीज अवेलेबल है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका टेक्निकल एडवाइजर एक्सपर्ट्स दोस्त योगेश दहिया, नेचुरल स्टोरेज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एक बार फिर हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत में कोल्ड स्टोरेज का जो कारोबार है वो कैसा है, उसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, हम सबने देखा है कि कोरोना महामारी के बाद कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक के ऊपर सारी दुनिया में काम हो रहा है। दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज जो है वो कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि जिसमें हम सारी चीज़ें हैं उसको स्टोर करके आगे कहीं ना कहीं डिलीवर करते हैं। तो दोस्तों हम विस्तार से बात करेंगे कि अगर कोल्ड स्टोरेज बिजनेस में हमको एंटर होना है या उसको शुरू करना है तो हम कैसे करेंगे। दोस्तों, जैसे सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, आपको ये देखना है कि जब आप ये बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं कोल्ड स्टोरेज के बारे में, तो सबसे इम्पोर्टेंट है लोकेशंस, कि लोकेशंस कहाँ पे होना चाहिए। दोस्तों, अभी जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर्स अवेलेबल है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमको दो चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। एक तो जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज वहाँ पे रखना चाहिए जहाँ पे प्रोडक्शन बेल्ट है, मतलब कि जहाँ चीज़ वस्तुएं उत्पन्न होती है, प्रोडक्शन होता है, फार्मिंग होता है, अगर वहाँ पे हम करें पर्टिकुलर चीज़ के लिए, पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो ज़्यादा सूटेबल रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जहाँ पे मार्केटिंग सेंटर है, दोस्तों जहाँ पे जो चीज़ें हैं उसकी बिक्री होती है, वहाँ पे भी हम कोल्ड स्टोरेज लगाएं तो एक ज़्यादा ऑप्शंस और सूटेबल मॉडल रहेगा। उसके अलावा दोस्तों आजकल जिस तरह से कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो एक ट्रांजिट पॉइंट भी होता है जहाँ पे मल्टीपल लोकेशंस पे होकर आप कोल्ड स्टोरेज लगा के वहाँ से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बना सकते हैं, वहाँ पे भी एक आप कोल्ड स्टोरेज डालें तो एक वायबल बिजनेस मॉडल हो सकता है। तो दोस्तों हमने पहले बात किया कि कोल्ड स्टोरेज जो है अपने को कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, उसके बारे में जब सोचते हैं तो लोकेशन कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों देखिए, हम बात करते हैं बिजनेस मॉडल के ऊपर। दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज जब आप प्लान करते हैं तो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी। एक कोल्ड स्टोरेज है या रेंटल मॉडल के लिए लगा सकते हो, मतलब कि आपने कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और आप ऐसे सर्विस प्रोवाइडर, आप ये जो कोल्ड स्टोरेज है उसमें बहुत सारे कस्टमर्स को सर्विस देंगे, वो अपने मटेरियल लाएंगे, स्टोर करेंगे और जब चाहे तो वो वापस लेके जाएंगे। तो मतलब आप इनको एक रेंटल सर्विस प्रोवाइड करेंगे, आप बाकायदा उनसे एक रेंटल लेंगे। दूसरा होता है दोस्तों कि हम कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए हम अपनी खुद की ट्रेडिंग्स के लिए या बिक्री के लिए कोल्ड स्टोरेज लगाएं। जैसे दोस्तों कहीं सारी कंपनियां, कई लोग खुद की एजेंसीज लेके ट्रेडिंग करते हैं, जैसे फ्रोजन आइटम हो गया, चीज़ हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, मीट प्रोडक्ट हो गया, सी फूड हो गया, फ्रूट वेजिटेबल्स हो गए। तो बहुत सारे लोग अपना खुद का मटेरियल स्टोर करते हैं जब सीजन होता है तब, और बाद में उसको ऑफ सीजन पे जब दाम बढ़ते हैं तो बेचते हैं। तो जब आप कोल्ड स्टोरेज बिजनेस के बारे में सोचिए तो आपको ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक ऐसे सर्विस प्रोवाइडर भी आप काम कर सकते हो, दूसरा दोस्तों आप इसे खुद की बिक्री के लिए भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों
अगर आप जब कोल्ड स्टोरेज लगाते हो और आप उसको रेंटल प्रोवाइड करते हैं तो आपको एक फ्यूचर में ट्रेडिंग के लिए ऑप्शंस मिलता है। जैसे कि दोस्तों जब आप किसी को सर्विस ऑफर करते हैं तो लोग अलग अलग चीज़ें लाएंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है, किस रेट पे आ रही है, कौन से एरिया से आ रही है। बाद में जब जो कस्टमर आपके यहाँ स्टोरेज करता है वो जब लेके जाएगा बेचेगा तो भी आपको एक अंदाज आएगा कि ये मटेरियल किस रेट पे जा रहा है, कौन से लोकेशंस पे जा रहा है। तो हो सकता है दोस्तों कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको एक नया बिजनेस लाइन मिलेगा कि जिससे आप स्टडी करके अपना खुद का भी फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हो। दैट मीन्स कि आप बिजनेस रेंटल मॉडल से बिजनेस मॉडल में भी उसको डाइवर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों एक सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया। अब जो थर्ड पॉइंट आएगा मेरे हिसाब से वो है लैंड एरिया। दोस्तों जब हम कोल्ड स्टोरेज के बारे में सोचते हैं तो हमको दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक कि लोकल जो लॉस है उसके हिसाब से हमको कितनी हाइट मिलती है परमिशंस की, प्लस जियोग्राफिकल कंडीशंस क्या है, जैसे अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन कैसा है, पानी की संभावना कैसी है, उस सब में ध्यान में रख के सराउंडिंग जो लैंड है उसका लेवल क्या है वो सब ध्यान में रखना चाहिए। और हमको ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए कि आने वाले 15-20 साल तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सक्षम रहे सर्विस देने के लिए। क्योंकि दोस्तों ये आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको लैंड सिलेक्शन में बहुत ध्यान देना है। दूसरा दोस्तों मैं एक एडवाइस करूंगा हमेशा आपको कि जब भी आप लैंड लो तो ऐसा ऑप्शन रखो कि फ्यूचर में जब एक्सपांशन करना हो, कैपेसिटी बढ़ाना हो तो आपके पास पर्याप्त जगह हो। क्योंकि उसका फायदा ये रहेगा आपको दोस्तों कि जब सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को आप एक्सपांड करोगे तो सेम मेन पावर में आपका ये दूसरा जो एक्सपांडेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काम करेगा। दैट मीन्स कि आपकी जो ओवरहेड है वो कम रहेगी। अगर आप वही स्टोरेज दूसरी जगह पे लगाओगे तो वहीं पे आपको दूसरा मेन पावर डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो आपके कुछ खर्चे बढ़ जाएंगे। तो ये भी आपको हमेशा एक ध्यान में रखना है। और दोस्तों जैसे मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शंस में हमको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, ये ध्यान रखना है कि सारे नीति नियम जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के हैं, फायर सेफ्टी नॉर्म्स है, ये सबको ध्यान में रख के हमको डिज़ाइन करना चाहिए। दोस्तों अगर हमारी चैनल आपको अच्छी लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए हमारे चैनल को। दोस्तों ये हमने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू सारी चीज़ें ध्यान में रख के हमको लैंड सिलेक्शंस और कोल्ड स्टोरेज का डिज़ाइन करना चाहिए। उसके लिए आप एक्सपर्ट्स की एडवाइस भी ले सकते हो। उसके अलावा दोस्तों हमको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम कोल्ड स्टोरेज बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जरूरी जो लाइसेंसेस हैं जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हैं, फायर सेफ्टी नॉर्म्स के हैं, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के जो नॉर्म्स है, तो लोकल परमिशंस के जो नॉर्म्स है, जो हम रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं उसको हैंडलिंग करने के लिए जो सेफ्टी रखनी चाहिए, वो सब सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। उससे दो चीज़ें होगी, एक तो दोस्तों आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी भी सेफ्टी बढ़ेगी, प्लस आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लंबे साल तक सर्विस देने के लिए काबिल रहेगा। दूसरा दोस्तों जब हम कोल्ड स्टोरेज बिजनेस के आगे सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं उसमें डिज़ाइन करने के लिए, तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम कौन सी प्रोडक्ट को ध्यान में रख के स्टोरेज डिज़ाइन करने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आएगा कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करोगे। दोस्तों डिफरेंट तरीके की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक सिंपल है जो हम बोलते हैं टेम्परेचर कंट्रोल कोल्ड स्टोरेज, मतलब कि ऐसी चीज़ें जिसको हम सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल करके स्टोर कर सकते हैं। तो जिसमें बहुत सारे पल्सेस है, नॉन रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स है, ये सब कैटेगरी में आते हैं कि जिसको हम सिर्फ टेम्परेचर मेंटेन करके ये प्रोडक्ट को हम लंबे टाइम तक रख सकते हैं। तो इसको हम टेम्परेचर कंट्रोल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक टेक्नोलॉजी है नेक्स्ट, वो है मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर। बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ दोस्त पोटैटो है, ऑनियंस है, गार्लिक है, कैरोट्स है, बीट रूट है, ये बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जिसमें आपको टेम्परेचर के अलावा CO2 ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करनी पड़ती है। ह्यूमिडिटी हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। तो दोस्तों अगर इस तरह की चीज़ें हमको स्टोर करनी है हमको मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन करना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, लेह लद्दाख में काफ़ी भारत सरकार है सपोर्ट कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए कोल्ड स्टोरेज की, जहाँ की बहुत कमी है। दोस्तों जम्मू कश्मीर हमारा सबसे बड़ा एप्पल प्रोडक्शन बेल्ट है, तो वहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोरेज लगाने की। दोस्तों कंट्रोल एटमॉस्फेयर टेक्नोलॉजी है, उसमें आपको टेम्परेचर के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और इथिलीन भी कंट्रोल करना है। तो ये बहुत ही प्रिसाइज टेक्नोलॉजी है जिसके लिए आपको जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे
वो भी पे डे 1 से ध्यान में रख के करना है, क्योंकि जैसे दोस्तों हम ऑक्सीजन 1% तक कंट्रोल करेंगे, दैट मीन्स कि बाहर के एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, कोल्ड स्टोरेज के अंदर, चैम्बर्स के अंदर 1% ऑक्सीजन है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट्स। तो आप समझिए कि बाहर की वॉल है, उसके ऊपर प्रेशर रहता है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन चैम्बर के अंदर पेनिट्रेट होने की कोशिश करता है। दैट मीन्स कि आपका जो पूरा चैम्बर्स बनेगा वो पूरा लीक प्रूफ होना चाहिए। उसके लिए दोस्तों प्रोटोकॉल है, जिसमें आप जब चैम्बर खड़ा करेंगे तो बाद में हर एक जॉइंट के ऊपर कोटिंग लगाएंगे, आपको मिनिमम होल्स करने हैं ताकि आपका लीकेजेस कम रहे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छे एक्सपीरियंस टेक्निकल एडवाइजर्स की एक्सपर्ट्स लेनी चाहिए जब आप सी स्टोरेज डिज़ाइन करते हो। तो दूसरा दोस्तों, हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो आप अंदर की रैकिंग सिस्टम यूज़ करते हो उसको भी बहुत सिलेक्टिवली आपको ध्यान देना है, क्योंकि जैसे एप्पल है तो वो कोरुगेटेड बॉक्स में स्टोर होता है कई बार। तो अगर आप उसकी बहुत ज़्यादा थप्पी लगाएंगे 6, 7, 8, तो एप्पल के ऊपर प्रेशर आता है। तो आपको ये भी सोचना है कि मैं इंटरनल जो स्टोरेज सिस्टम है वो किस तरह की लगाऊं। जैसे आप वुडन बेस में एप्पल को स्टोर कर सकते हैं, आप रैकिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह की अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं स्टोरेज मेथड्स की, जो आपको केयरफुली सिलेक्ट करनी है अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से। अगर दोस्तों जैसे आप कोई फार्मर्स का माल रख रहे हो तो उनका अलग अलग पैकेजिंग आएगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हम मेजनाइन रैकिंग सिस्टम डिजाइन करें। अगर कोई कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं तो उनका पूरा पैलेटाइज या पूरा स्टैंडर्डाइज पैकेजिंग मटेरियल रहेगा, तो उसमें आप रैक सिस्टम भी यूज़ कर सकते हो, पैलेटाइज सिस्टम भी यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रख के आपको पूरी डिज़ाइन करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि उसके ऊपर आपकी सारी डिज़ाइन है वो डिपेंड रहेगी। अब जैसे दोस्तों हमने बहुत सारी चीज़ें समरी की कि लोकेशंस क्या होना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करनी चाहिए, इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसा होना चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी सूटेबल है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो ये सारे पॉइंट के ऊपर हमने डिस्कशन किया है। उसके अलावा दोस्तों एक आपको हमेशा एक ध्यान रखना है, जब आप टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करते हो तो आपको ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे कंपोनेंट सिलेक्ट करने हैं कि जिससे आप जो प्रोडक्ट स्टोर करते हैं वो लंबे टाइम तक बहुत अच्छी कंडीशंस में रहे और मिनिमम लॉसेस पे वो बाहर आए। दोस्तों ये तो एक बात तय है कि जो कोल्ड स्टोरेज है वो हॉस्पिटल नहीं है, जैसा चीज़ आप डालोगे ऐसे बाहर आने वाली है। अगर आप गलत चीज़ डालोगे या लो क्वालिटी की चीज़ डालोगे तो ऐसा नहीं कि वो बढ़िया होकर बाहर आने वाली है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करो, अंदर के कंपोनेंट्स, ऑपरेशन सिस्टम्स जब आप सिलेक्ट करो तो उसको अच्छी तरीके से रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट करिए, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज मत करिए। कैपिटल कॉस्ट भले थोड़ा कंपेटिटिवली ज़्यादा लगे, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लंबे सालों तक चलने वाला है। तो अगर आप हर साल 1-2% भी वेट लॉस बचाते हैं तो कुछ सालों में आपका जो इन्वेस्टमेंट वो निकल जाएगा दोस्तों। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। उसके अलावा दोस्तों हम ये देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑपरेशनल कॉस्ट। दोस्तों कोल्ड स्टोरेज में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक है कैपिटल कॉस्ट, एक है ऑपरेटिंग कॉस्ट या रिकरिंग कॉस्ट। तो दोस्तों कैपिटल कॉस्ट तो आप अपनी डिज़ाइन के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से एक फिक्स करोगे। अब जब आप ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में बात करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑपरेटिंग कॉस्ट आप किस तरह की टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करते हो। जैसे अगर आपने एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट्स लिए हुए हैं, जैसे बंकर कॉइल के बदले आपने एयर कूलिंग यूनिट सिलेक्ट किए हैं, तो आपका एनर्जी कम कंजप्शन होगा। अगर आपने इंसुलेशन ठीक तरीके से लगाया हुआ है तो आपका जो लॉसेस है, टेम्परेचर लॉसेस दोस्तों वो कम रहेगा। तो अगेन आपकी रेफ्रिजरेशन सिस्टम कम चलेगी, तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आएगा। दूसरा दोस्तों, इस तरह से जितना आप सिस्टम को ऑटोमेशन करोगे, जैसे आपकी कोल्ड स्टोरेज के अंदर 10, 12 या 15 चैम्बर है और हर एक चैम्बर्स में अलग अलग टेम्परेचर्स है, तो अगर आप मैनुअल सिस्टम से चलाते हो तो हो सकता है कि उसमें टेम्परेचर में वेरिएशंस रहेगा, क्योंकि जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रहता है तो हमेशा भूल होने की या एरर होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों हमको जितना हो सके उतना ऑटोमेशन करना चाहिए, ताकि हम सारे पैरामीटर्स है, टेम्परेचर्स है, गैसेस है, ह्यूमिडिटीज है, उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल करें 24 आवर्स बाय 7 डेज बाय 365 डेज। तो आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी कम आएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आएगा। तो दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है। दोस्तों मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको हमारी चैनल अच्छी लगती है तो आप जरूर उसको लाइक करिए। उसके अलावा दोस्तों जैसे हमने आज इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, सारी चीज़ें रेडी हो गई, तो फिर हमको एक इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी वो है मार्केटिंग। कि दोस्तों हमने चिप तो खड़ी कर ली, अब उसका हम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं।
तो उसके लिए दोस्तों आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर भी ध्यान देना है। जैसे अगर आप रेंटल मॉडल पे काम कर रहे हो दोस्तों, तो आपको मार्केटिंग करनी चाहिए। जैसे हम गूगल पे मार्केटिंग करें आजकल दोस्तों, आजकल तो सोशल मीडिया बहुत ही एक्टिव है, हम देख रहे हैं। तो बहुत सारे फेसबुक है, अदर जो चीज़ें हैं जिसमें आप अपनी चीज़ें को मार्केटिंग कर सकते हो। इवन बहुत सारी वेबसाइट्स है, उसके ऊपर भी मार्केटिंग कर सकते हो। आप अपनी खुद की वेबसाइट भी आपको दोस्तों डेवलप करनी चाहिए, जिसमें आप कुछ लाइव पिक्चर्स डालो, अपने कुछ स्टोरेज के फोटोग्राफ डालो, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, क्या कैपेसिटी अवेलेबल है, वो सब चीज़ें अगर आप वेबसाइट पे डालोगे दोस्तों, तो कोई भी कंपनी है या जो पर्सनस को रेंटल पे लेना है उसको बहुत आसानी हो जाएगी। और दोस्तों वहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स होनी चाहिए, तो इससे आपका बिजनेस में बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिल जाता है। तो दोस्तों हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर की है। अब सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दोस्तों, वो है कि इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे मिल सकता है। अब दोस्तों कोल्ड स्टोरेज बिजनेस चालू करने के लिए भारत सरकार भी बहुत चीज़ों में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे बैंक को भी एक एग्रीकल्चर पॉलिसी के तहत इंडिकेशंस दिया गया है कि आप कोल्ड स्टोरेज जो बिजनेस है उसको प्रमोट करो, उसको भी प्रायोरिटी पे लेके लोन्स फाइनेंस ये सब अवेलेबल करो। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे जो भारत सरकार के उपक्रम है, जैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, या मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, अपीडा है, या नाफेड है, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट माध्यम हैं जो इसमें ऊपर आपको फाइनेंशियल सब्सिडीज वगैरह सपोर्ट्स ये सब अवेलेबल होता है। तो आप उनको भी डिपार्टमेंट वाइज कांटेक्ट कर सकते हैं। उन सभी की वेबसाइट्स अवेलेबल है, जहाँ पे उनके ऑफिसेस के एड्रेसेस अवेलेबल है। हर एक स्टेट वाइज उनकी ऑफिसेस है, जहाँ पे आप कांटेक्ट करके जो चीज़ें सब्सिडी अवेलेबल है। अलग अलग राज्यों में दोस्तों 35 से लेकर 50% तक की कैपिटल सब्सिडीज अवेलेबल है, जिसके नॉर्म्स तय किए गए हैं और एक प्रोसेस तय किया गया है। जो आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा दोस्तों हर एक राज्य ने अपने खुद के भी एडिशनल बेनिफिट दिए हैं। जैसे कुछ स्टेट्स ने जो हम टर्म लोन लेते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट सब्सिडी बेनिफिट देते हैं, कुछ लोग पावर में सब्सिडीज देते हैं, कुछ राज्य है जो समय पे कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे भी ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी भी देते हैं, जिससे खेडूत फार्मर्स को फायदा हो। तो दोस्तों बहुत सारे सपोर्टिव एक्शंस गवर्नमेंट से भी अवेलेबल है, जिसको आपका फायदा आपको सपोर्ट लेना चाहिए, जिससे आपकी प्रोजेक्ट की वायबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों हमने ऑलमोस्ट आज ये जो एक शॉर्ट डिस्कशन किया है उसमें सारे पॉइंट कवर किए हैं। इसके अलावा आपको और कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.nssbl.in पे जा सकते हैं। हम और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो आपको पर्टिकुलर पॉइंट पे या और कोई डिटेल्स चाहिए तो आपको दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। Welcome to Natural Storage Solutions Private Limited. Natural Storage. Your reliable partner for post-harvest projects across the globe. We provide trunky solutions for various types of customized cold storages, fruits and vegetables processing line, IQF systems, which are high-tech and user-friendly yet cost-effective. By using cutting-edge technology, we contribute our support to society and nation. Natural Storage.